नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने परिवार पाठशाला रेलवे एग्जाम्स में। पिछले 2-3 दिनों से हमारी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, जिसकी वजह से अपनी क्लासें हम लोग नहीं कर पाए थे और आज से हम लोग अपनी क्लासें स्टार्ट कर रहे हैं। आज की ये जो क्लास है ये आपको रिकॉर्डेड सेशन में मिल जाएगा और कल से इसी क्लास को हम लोग वापस लाइव स्टार्ट कर लेंगे। आज एक मीटिंग है इसी टाइम पे जिस टाइम पे क्लास चलनी थी, इसीलिए इसको पहले से रिकॉर्ड करके आपको मैं प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के लिए सेशन में आगे बढ़ने से पहले सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्लास का अपना टाइम नोट कर लेंगे। डेली अपनी क्लास चलती है रात के 9:30 बजे। थोड़ी सी शांति रहती है और इस शांति में हम अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। आज के दिन का पहला सवाल आपके स्क्रीन पे आ गया है, सभी लोग कोशिश करेंगे इस सवाल को हल करने का। देखो सवाल में क्या कह रहा है। कह रहा है मनोज अपनी आय का 33% भोजन पर खर्च करते थे, उसने 1,000 रुपए की वृद्धि मिलती है, उसे 1,000 रुपए की आय में वृद्धि मिलती है, लेकिन उसने खाद्य पदार्थों पर अपना खर्च नहीं बढ़ाया। मतलब जो भी भोजन पे खर्च करता था वो अभी खर्च बढ़ाया नहीं, पहले जितना खर्च था उतना ही खर्च अभी भी करता है, वैल्यू में, पैसे में। मान लो पहले 1,000 रुपए या 2,000 रुपए खर्च करता था तो अभी 1,000 या 2,000 रुपए खर्च करता होगा। लेकिन अगर उसकी आय बढ़ गई है और अगर उसका खर्च नहीं बढ़ा है तो परसेंटेज में जो खर्च होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कह रहा है नतीजतन भोजन पर उसका खर्च 27% तक गिर गया, परसेंटेज में वैल्यू गिर जाएगी। एक सिंपल से एग्जांपल से मैं आपको समझा सकता हूं। मान लो जैसे आप 100 रुपए कमाते हो और क्या करते हो, 20 रुपए खर्चा करते हो, तो कितना खर्च करते हो, 20% खर्च करते हो। मान लो आपकी आय कितनी हो गई है, 120 हो गई है, 20 बढ़ गई है, लेकिन अभी भी खर्च आपका कितना है, 20 है। तो अब आपका जो खर्च का परसेंटेज हो जाएगा कितना हो जाएगा, 1/6 मतलब 16.66% हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि बात आपको समझ में आ रही होगी कि अगर हमने खर्च की वैल्यू को नहीं बदला है और आय को हमने क्या कर दिया है, बदल दिया है, तो खर्च का जो परसेंटेज होगा ना, परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। ठीक, ये वाला जो खर्च है इसका 16.66% है, ये वाला जो खर्च है इसका 20% है। कहने का मतलब पहले जितनी आय थी उसका 33% खर्च करता था और अब जितनी आय है उसका 27% खर्च करता है। लेकिन यार दोनों के केस में जो खर्च की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, समान आ जाएगी। भाई मान लो उसका जो पहले का इनकम था वो I1 था और पहले इस इनकम का कितना खर्च करता था, 33% खर्च करता था। अब मान लो ये आय उसकी बढ़ के क्या हो गई, I2 हो गई। सवाल में कह रहा है 1,000 बढ़ा है, हम देख लेंगे कितना बढ़ा है, रेशियो में पहले बना लेते हैं। कह रहा है अब हमारा जो खर्च है इसका 27% है और दोनों का खर्च समान है, खर्च में कोई भी बदलाव नहीं है, खर्च नहीं बढ़ाया, खर्च उतना ही रखा। अब यहां से देखोगे तो परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा। I1 और I2 की बात करें, मतलब जो पहले उसकी इनकम है और जो बाद में उसकी इनकम है, अगर इसमें रेशियो निकालना है तो क्या है, 3 से भाग जाएगा 9 बार और 3 से भाग जाएगा 11 बार। कहने का मतलब अगर उसकी पहले इनकम 9 थी तो अभी इनकम कितनी हो गई, 11। कितनी इनकम बढ़ गई है, 2 इनकम बढ़ गई और इसी 2 का मान सवाल में दे रखा है किसके बराबर है, 1,000 के बराबर है। कह रहा है उसकी प्रारंभिक आय कितनी है, 9। 1 का मान 500 तो 9 का मान किसके बराबर हो जाएगा, 4500 के बराबर हो जाएगा। बढ़िया सवाल था, बहुत बेहतरीन भाषा का सवाल था। उम्मीद करते हैं कि आप बच्चे इसको समझ गए होंगे। कह रहा है 200 मीटर पैदल दौड़ में जाकिया 5 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चलती है। वह वीणा को 20 मीटर की शुरुआत देती है और फिर भी उसे 18 सेकंड से हराती है। तो कह रहा है वीणा की औसत गति क्या होगी। सबसे पहले जाकिया जाकिया जीतती है। आपको रेस में मालूम होना चाहिए कि जो भी हमारी रेस है, जैसे 200 मीटर की रेस है, तो जो जीतता है वो पूरी रेस दौड़ता है, पहली बात। दूसरी बात, जो जीतता है वो पहले पहुंचता है और हारने वाला बाद में पहुंचता है। अब जाकिया ने 200 मीटर की दौड़ दौड़ी और जाकिया की गति कितनी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और जाकिया ही जीत जाती है। यह वीणा को 20 मीटर की शुरुआत देती है और फिर भी उसे 18 सेकंड से हरा देती है। मतलब वीणा को हरा देती है। जीतता कौन है, जाकिया। मतलब जाकिया कितना चलेगी, 200 मीटर चलेगी। और किस रफ्तार से चल रही है, जाकिया की रफ्तार दे रखी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये मीटर है और ये किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का गुणा कर दिया। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो जाकिया का समय आ जाएगा, जाकिया टोटल कितना समय लेती, 25 से भाग करेंगे 8 बार जाएगा, 25 अट्ठे होता है 200। ठीक, ये 18 और 8 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 अट्ठे 64, 8 6 18 अट्ठे 144।
144 सेकंड लग जाएगा किसको, जाकिया को। अब देखो सवाल में क्या कॉन्सेप्ट है, सवाल में कह रहा है कि जो जाकिया है वो वीणा को 20 मीटर का हेड स्टार्ट देती है। 20 मीटर का हेड स्टार्ट का मतलब क्या होता है कि 20 मीटर वीणा और आगे खड़ी होती है। जैसे जाकिया अगर 200 मीटर चलेगी तो वीणा 20 मीटर आगे रहेगी, मतलब वीणा को कितना चलना है, सिर्फ और सिर्फ 180 मीटर चलना है। वीणा के लिए यही दूरी कितनी हो गई, 180 मीटर की हो गई। और वीणा को कितना समय लगता है, कह रहा है वीणा ने जाकिया ने वीणा को 18 सेकंड से हरा दिया। 18 सेकंड से हराने का मतलब यह है कि जो गंतव्य स्थान है, इस गंतव्य स्थान पर जब जाकिया टी सेकंड में पहुंची होगी तो वीणा को टी प्लस 18 सेकंड लगा होगा। जितना समय जाकिया को लगा होगा उससे 18 सेकंड ज्यादा किसको लगा होगा, वीणा। इसी का मतलब होता है कि 18 सेकंड से हरा देना। अब जाकिया को कितना समय लगा है, 144 सेकंड का समय लगा है, तो वीणा को कितना समय लगेगा, इससे 18 सेकंड और ऐड कर लो, कितना आ जाएगा, 8 4 12 162। कहने का मतलब यह है कि अब जो वीणा जा रही है कितना दूर जा रही है, 180 मीटर जा रही है, कितने समय में जा रही है, 162 मीटर में जा रही है। ये हमारी गति किस में आ गई, मीटर प्रति सेकंड में। लेकिन सवाल में कह रहा है किलोमीटर प्रति घंटे में निकालना है। आपको मालूम है मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाने के लिए 18/5 का गुणा कर देते हैं, यह हो गया 18/5। अब देखो कट जाएगा कितनी बार, 9 बार कट जाएगा, 18 नवैया। 9 से कट जाएगा कितनी बार, 2 बार, 20 हो गया। और 5 से कट जाएगा कितनी बार, 4 बार। ये हमारा टोटल कितना आ गया, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। बढ़िया सा सवाल था, उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है 157 गुणे 157 प्लस 157 गुणे 133 प्लस 133 गुणे 133 बटे में 157 को 3 बार गुणा किया है, माइनस 133 को 3 बार गुणा किया गया। देखने में कई बार ये सवाल जो ऐसा लगता है कि ये सरलीकरण का सवाल है, लेकिन ये सवाल होता है अलजेब्रा का। अगर आप थोड़ा सा फॉर्मूलों को ध्यान में रखोगे तो तुरंत आपको दिख जाएगा। अब देखो ये एक ही जैसे नंबर है, जैसे मान लो 157 है, इसे 157 को ए लिख दो, और जो 133 है इसको क्या लिख दो, बी लिख दो। आपको सवाल अपने आप समझ में आ जाएगा। ये a इंटू ए स्क्वायर हो गया, ये a है ये b है, ये प्लस ए बी हो गया, और यह b इंटू बी क्या हो गया, बी स्क्वायर हो गया। और नीचे अगर आप देखोगे तो क्या आ जाएगा, a को 3 बार गुणा करोगे a क्यूब आ जाएगा, और b को 3 बार गुणा करोगे तो b क्यूब आ जाएगा। अब आपको फॉर्मूला मालूम है, याद आ जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब का। a क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, ये हमारा ऊपर लिखा हुआ है a स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी ऊपर भी है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी नीचे भी है, ये इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या आ जाएगा, 1/a माइनस बी। a हमारा कितना है 157, b हमारा कितना है 133, 57 में से 17 इधर, 7 इधर, 24, 1/24 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ऑप्शन से भी मैच करा सकते थे, मतलब और कोई ऐसा ऑप्शन है नहीं जो इस पे सेट बैठे। ठीक है, चलो। कह रहा है एक महिला 3 शेयरों में 3:4:5 के अनुपात में 27,600 रुपए का निवेश करती है। भाई जो भी निवेश है वो इस अनुपात में है, और टोटल जो निवेश है वो इतना है। कह रहा है जो उस वर्ष के लिए उसके निवेश पर क्रमशः 20%, 15% और 5% का लाभांश देते हैं। मतलब जो भी निवेश है, जिस सीक्वेंस में पहली वाली राशि पर 20% का लाभ मिलता है, दूसरी वाली राशि पर 15% का लाभ मिलता है, और तीसरी वाली राशि पर 5% का लाभ मिलता है। तो कह रहा है टोटल लाभांश कितना होगा, कुल लाभ हमको बताना है कि कितना होगा। अच्छा, इस सवाल को सॉल्व करने का एक तो तरीका यह है कि आप टोटल प्रॉफिट परसेंट निकाल लो, मतलब उसको ओवरऑल कितना प्रॉफिट होगा। या एक काम हम कर सकते हैं कि हमको यह मालूम है कि 27,600 टोटल पैसा है, इस पे कितना लाभ निकलना है ये हमको बताना है, और इस पैसे को किस रेशियो में बांट रखा है, इस रेशियो में बांट रखा है। हम क्या करते हैं, ये जो रेशियो दिया है इसी रेशियो के हिसाब से हम क्या निकाल लेते हैं, प्रॉफिट निकाल लेते हैं। फिर जो ये वैल्यू है उसको इसके बराबर कर देंगे और प्रॉफिट को प्रॉफिट के बराबर कर देंगे। कैसे, ध्यान से समझना। एक एक जीरो और बढ़ा लो। मान लो कि पहले जो स्कीम है उसमें 300 रुपए लगाया, दूसरी स्कीम में कितना पैसा लगाया, 400 रुपए लगाया, और तीसरी स्कीम में कितना पैसा लगाया, 500 रुपए लगाया। हमारे हिसाब से टोटल कितना पैसा लगा लिया, 400, 300, 700, 500, 1200 रुपए लगा लिया। अब हमको जोड़ना है कि टोटल कितना लाभ मिलेगा। सवाल के हिसाब से इस पे कितना लाभ है, 20% का लाभ है। अगर 20% का लाभ हो जाएगा तो 300 का 20% मतलब कितना आ जाएगा, 60। भाई 2 जीरो खत्म हो गए। ये 2 जीरो मैंने इस परसेंटेज को हटाने के लिए बस लगाए। ठीक,
इसी तरीके से यहाँ पे कितने परसेंट का लाभ है, 15% का लाभ है। 15 चौको कितना आ जाएगा, 60 रुपए यहाँ पे लाभ आ जाएगा। यहाँ पे कह रहा है 5% का लाभ है, अगर 5% का लाभ यहाँ पर होगा तो यहाँ पे कितना लाभ हो जाएगा, 25 रुपए का लाभ हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि अगर उसका टोटल पैसा 1200 रुपए है तो उसका जो लाभ हो जाएगा कितना हो जाएगा, 145 रुपए हो जाएगा। अब हमको रेशियो में मालूम चल गया कि रेशियो में लाभ हमारा कितना है, 145, टोटल पैसा कितना है 1200 रुपए, एक्चुअल पैसा कितना है 1200, एक्चुअल लाभ निकालना है। मतलब हमको 145 का मान निकालना है और किसका मान दिया हुआ है, 1200 का मान दिया हुआ है। इस 1200 का मान सवाल में कितना दे रखा है, 27,600। बस हो गया, सॉल्व कर लो। क्या ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 12 से काटोगे 12 दूना 24, 12 तिया 36, 23 से काट लो, 145 में गुणा कर लो। देखो ये हमारा आंसर नहीं होगा, यूनिट डिजिट मैच नहीं करेगा। डिजिट सम लगा लो, 5 4 9 1 हो गया और 3 2 5 हो गया। 1 गुणे 5 करोगे तो डिजिट सम कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। मैंने कहा डिजिट सम से एक बार चेक कर लो, ये हमारा 3 3 9 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 4 9 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये आंसर नहीं होगा। 5 5 10 5 15 6 आ जाएगा, ये भी आंसर नहीं होगा। डिजिट सम 5 आना चाहिए, आंसर क्या आ जाएगा, बी। और 23 का गुणा करना भी कोई कठिन बात नहीं है, 23 का गुणा करो, 23 बच्चे 105, 23 चौको 92, 23 सेकंड 23, मतलब इतना भी कठिन नहीं है। 23 का पहाड़ा याद रहता है, नहीं याद है तो डिजिट सम लगा सकते हो या 23 का धीरे धीरे गुणा भी कर सकते हो। इसमें 23 को और तोड़ नहीं सकते क्योंकि 23 प्राइम नंबर है। ठीक है, चलो। कह रहा है 3 अलग अलग सड़क क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइट क्रमशः हर 48 सेकंड में, 72 सेकंड में और 108 सेकंड के बाद बदलती है। यदि वे सभी सुबह 8:20 पर एक साथ बदलते हैं तो वे एक साथ फिर से कब बदलेंगे, क्या नहीं कब। देखो यार, इस तरीके के सवाल एलसीएम एचसीएफ में पूछे जाते हैं जहां पे सिग्नल का स्टार्टिंग टाइम दिया होता है और दोबारा कब फिर से एक साथ चलेंगे। वो जो टाइम होगा ना दोबारा वाला, वो इन सभी के समय का एलसीएम होगा। भाई जैसे ये 48 सेकंड में जलता है, ये 72 सेकंड में जलता है और ये 108 सेकंड में जलता है, तो दोबारा कब जलेंगे, इन तीनों नंबर का जो एलसीएम होगा उसी समय के बाद दोबारा ये एक साथ जलेंगे। तो आप 48 को लिख सकते हो 12 गुणे 4 और 72 को लिख सकते हो 12 गुणे 6 और 108 को लिख सकते हो 12 गुणे 9। कई बार क्या होता है ना, एलसीएम निकालने में कठिनाई होती है, लेकिन अगर आप ऐसे लिख लो तो बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। 12 सभी में है तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 12, 4 भी है, 9 भी है, 6 भी है, तो इन तीनों का एलसीएम निकालो कितना आ जाएगा, 9 चौक 36। भाई 9, 2 भी सारा ले लिया और 3 भी सारा ले लिया तो कितना आ गया, 36। ये हमारा क्या आ गया, समय आ गया, लेकिन ये किस में आ गया, सेकंड में आ गया। अब हमको इसको किस में बदलना पड़ेगा, मिनट में भी सेकंड में भी। क्यों, क्योंकि हमको टाइम निकालना। 8:20 का मतलब ये 8 घंटा है 20 मिनट है। मिनट भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है। तो और ये सेकंड हमारा क्या है, 60 से ज्यादा है, 60 से ज्यादा सेकंड को मिनट में बदलना पड़ेगा। क्या करोगे, 60 से भाग कर दोगे। अभी हमारा किस में आ गया, मिनट में। 12 पच्चे 60, 36/5 करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 से 35, 7 सही 1/2 मिनट। अब इसमें भी अगर आप घड़ी के समय के हिसाब से चलते हो तो मिनट अलग करोगे और सेकंड अलग करोगे। ये जो फ्रैक्शन वाला है इसको अलग कर लो, ये हमारा हो जाएगा 7 मिनट और प्लस 1/2 मिनट, और 1/2 मिनट को आप, सॉरी 1/5 मिनट, 1/5 मिनट को आप क्या करोगे, अलग कर लोगे और 1/5 मिनट को सेकंड में बदल लोगे, 60 से गुणा कर दोगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 12 सेकंड आ जाएगा। कहने का मतलब यह है कि 8:20 है और 00 सेकंड है, तो इसमें क्या करोगे, 7 मिनट जोड़ दोगे और कितना जोड़ दोगे, 12 सेकंड जोड़ दोगे। तो 8:27 12 सेकंड आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चों को बात समझ में आ गई होगी। एलसीएम निकालने का तरीका भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, और टाइम को जो भी आपका सेकंड है, अगर मान लो इसमें घंटे मिनट सेकंड अलग करना होता तो ऐसे आप घंटे मिनट सेकंड भी अलग कर लेते। जोड़ना कैसे है ये भी समझ में आ गया होगा। कह रहा है x/y प्लस y/x का मान 1 के बराबर है, x प्लस वाई का मान 2 के बराबर है, तो कह रहा है x³ प्लस y³ का मान बताना है। अभी देखो x³ माइनस y³ का फॉर्मूला लगाया था पीछे वाले सवाल में, यहाँ पे x³ प्लस y³ है, तो x³ प्लस y³ में क्या हो जाता है फॉर्मूला, एक हमारा हो जाता है x प्लस वाई और दूसरे ब्रैकेट में हो जाता है x² प्लस y² माइनस xy। कई बार यहां पर हमको x प्लस वाई में भी यूज करना रहता है, अपने को एक और फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता देता हूं। x प्लस वाई दूसरे ब्रैकेट में हमारा हो जाता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का 3xy। अगर हमको सवाल में xy दिया होता तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, मतलब x प्लस वाई दिया है और xy दिया है तो ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं।
अब एक्स वाई दिया नहीं है, इस तरीके से दिया है, तो इसको पहले सरल करो। ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या दिया है, इसको सरल करो। ये हमारा इधर जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा इधर जाएगा वाई स्क्वायर हो जाएगा, और बटे में हमारा क्या हो जाएगा एक्स वाई बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। अब ये इधर जाएगा तो देखो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स वाई, या माइनस का एक्स वाई बराबर क्या हो गया 0। अच्छा, जैसे ही हमारा वैल्यू 0 आया, इसको कहां पे उठा के रख दोगे, यहां पे रख दोगे। 0 का किस में गुणा हो रहा है, 2 में गुणा हो रहा है, 2 का 0 में गुणा करोगे, आंसर क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। आंसर हमारा आ जाएगा ए ऑप्शन। उम्मीद करते हैं ये सवाल भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है एक प्रवेशिका पाइप एक खाली टंकी को 120 घंटे में भर सकता है, जबकि एक निकासी पाइप एक पूर्ण रूप से भरे हुए टंकी को 54 घंटे में खाली कर सकता है। भरने वाला 120 घंटे में भर सकता है, खाली करने वाला 54 घंटे में खाली कर सकता है। कह रहा 8 प्रवेशिका पाइप और 3 निकासी पाइप एक साथ खोले जाते हैं जब टैंक खाली है, तो टैंक कितने घंटे में भर जाएगा। अब पहले एक जो आपकी प्रवेशिका पाइप है, मतलब जिससे पानी भरा जा रहा है, और एक आपकी जो निकासी पाइप है जिससे पानी खाली किया जा रहा है, दोनों की क्षमता और टैंक की क्षमता निकाल लो। उसके बाद सवाल आपका क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। देखो भरने वाला कितनी देर में भर रहा है, एक पाइप 120 घंटे में, खाली करने वाला पाइप कितनी देर में खाली कर रहा है, 54 घंटे में। अच्छा देखो कई बार क्या होता है कि इनका एलसीएम समझ में नहीं आता कि क्या होगा, तो एलसीएम ले लो, सॉरी रेशियो ले लो, बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। मैंने कहा किससे 12 से भाग जाएगा, नहीं 6 से भाग जाएगा। 6 से भाग दोगे 20 बार, 6 से भाग दोगे 9 बार, यहाँ पे 20 हो गया, यहाँ पे 9। तो जो इसका उल्टा होता है, अगर समय का रेशियो 20 और 9 आया तो क्षमता रेशियो कितना आ जाएगा, 9 और 20 आ जाएगा। अब इनका गुणा कर दोगे तो टोटल हमारा क्या आ जाएगा, टंकी की क्षमता कितनी आ जाएगी, 12 9 108, 1080 आ जाएगी। ये हमारा क्या आ जाएगा, टंकी की क्षमता आ जाएगी। अब देखो, अब ये जो हमारा भरने वाला पाइप है, ये भरने वाला पाइप है, ये खाली करने वाला पाइप है। भरने वाले पाइप की क्षमता कितनी आ गई, 9। खाली करने वाले पाइप की क्षमता कितनी आ गई, 20। भरने वाले कितने पाइप लगे, 8। 8 की क्षमता से, सॉरी 9 की क्षमता से अगर 8 पाइप लगेंगे तो कितनी क्षमता हो जाएगी, 72 क्षमता हो जाएगी। खाली करने वाले एक पाइप की क्षमता कितनी है, 20, और कितने पाइप लग रहे हैं, 3, तो 20 कितने हो जाएगा, 60। ये भरने वाला है प्लस के साथ, ये खाली करने वाला है माइनस के साथ। ये 72 भरेगा, ये 60 खाली कर देगा, तो नेट कितना भरेगा, 12 यूनिट प्रति घंटे हमारा भरता रहेगा। और टोटल कितना भरना है, 1080। 1080 को 12 की रफ्तार से भरेंगे तो कितना समय लग जाएगा, 90 घंटा लग जाएगा। और ये हमारे सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। कह रहा है टंकी कितने घंटे में भर जाएगी, इस रफ्तार से भरेगी तो 90 घंटे में भर जाएगी। यदि एक पुस्तक का विक्रय मूल्य दी गई छूट का 11/2 गुना है और छूट परसेंट और लाभ परसेंट के बराबर है, यदि दिया गया है कि छूट 240 रुपए है, तब पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो थोड़ा सा बढ़िया सवाल हो गया, बढ़िया भाषा का सवाल हो गया। एक एक स्टेप को पकड़ो। अब सारी चीजों को एक साथ पकड़ने की कोशिश करोगे, कभी सवाल पकड़ में नहीं आएगा। अगर थोड़ा नए तरीके का सवाल है, प्रॉफिट लॉस ऐसा तो है नहीं कि आपने पढ़ा नहीं है, प्रॉफिट परसेंट नहीं पढ़ा है, छूट परसेंट नहीं पढ़ा है, डिस्काउंट नहीं पढ़ा, सब पढ़ा है ना। अब एक साथ सारी चीजों को देखोगे तो ना कई बार क्या है, दिमाग काम करना बंद कर देता है। छोटे छोटे टुकड़ों में देखो। एक पुस्तक का विक्रय मूल्य दी गई छूट का 11/2 है। कह रहा है अगर दी गई छूट का 11/2 क्या है, विक्रय मूल्य। अगर ये हमारा छूट का विक्रय मूल्य है, किससे तुलना कर रहा है, छूट से। अगर इसको मैंने क्या माना, डिस्काउंट माना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब देखो आपको क्या निकालना है, लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य, और आपको क्या निकालना है, विक्रय मूल्य, और आपको क्या निकालना है, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य क्यों निकालना है, क्योंकि डिस्काउंट दिया है, बाद में डिस्काउंट परसेंट भी दिया है। जो डिस्काउंट परसेंट है, जैसे ये हमारा एमपी पे जितना भी हमारा अंकित मूल्य होगा उस पर कुछ छूट देके हमको विक्रय मूल्य पर बेचेगा, और जो भी हमारा लागत होगा उस पर कुछ ना कुछ हमारा प्रॉफिट होके किस पे बेचेगा, विक्रय मूल्य पे बेचेगा। कह रहा है प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट हमारा क्या आ जाएगा, P/CP इंटू 100। इसको फ्रैक्शन में रख लो तो ये फ्रैक्शन में हो जाएगा। और डिस्काउंट परसेंट हमारा क्या हो जाएगा, D/MP इंटू 100। मैं 100 लिख देता हूं एक बार। ये आपका क्या हो गया, प्रॉफिट परसेंट, ये आपका क्या हो गया, डिस्काउंट परसेंट। अब 100 से 100 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कहने का मतलब यह है कि P/CP बराबर क्या हो जाएगा, D/MP के बराबर हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं भाई, आसान सी बात कर रहे हैं। प्रॉफिट परसेंट पहला वाला तो हम लोगों ने निकाल लिया, ये हमारा डिस्काउंट हो गया, ये हमारा विक्रय मूल्य हो गया। छूट परसेंट और लाभ परसेंट बराबर है, तो ये भी हमने इस तरीके से समझ लिया। अब देखो, अब हमको क्या मालूम है, विक्रय मूल्य मालूम है, मान लिया कितना है, 11 है, इसके हिसाब से। डिस्काउंट हमारा कितना है, 2।
अगर दो छोड़ने के बाद 11 है तो दो इसमें ऐड कर दोगे तो अंकित मूल्य हमारा कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। अब देखो, अगर अंकित मूल्य हमारा 13 है और डिस्काउंट हमारा कितना है, 2 है, तो ये हमारा कितना आ गया, 2/13। अब यहां से अगर आप ध्यान से देखोगे तो प्रॉफिट हमारा कितना हो जाएगा, 2, और लागत मूल्य हमारा कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अगर हमारा 13 का समान है, कितने का समान है, 13 का समान है, और 2 का लाभ हो रहा है तो कितने में बेचेंगे, 15 में बेचेंगे। अब यहां से भी हम बेच रहे हैं और यहां से भी हम बेच रहे हैं, भाई छूट देके भी बेचते हैं और लागत मूल्य पे लाभ होता है तो भी हम बेचते हैं। दोनों तरीके से जो हमारा विक्रय मूल्य आ रहा है, क्या आ रहा है, अलग। बस यही सवाल में मेन था कि इसको आपको क्या करना है, बराबर। अब जैसे इसको बराबर करोगे वैसे ही सवाल आपका क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अब यहां पे डिस्काउंट कितने का है, 2 का, यहां पे प्रॉफिट कितने का है, 2 का। आपको एक्चुअली में क्या दे रखा है, डिस्काउंट दे रखा है, मतलब किसका मान दे रखा है, इसका मान दे रखा है, इस पे फोकस नहीं छूटना चाहिए। अब देखो, इन दोनों को बराबर करने के लिए इसमें 11, अब ये किससे कनेक्टेड है, इससे, इसमें भी 11 का गुणा, इसमें किसका गुणा करो, 15 का गुणा करो, तो इसमें भी किसका गुणा होगा, 15 का गुणा होगा। लेकिन जो हमको इंफॉर्मेशन दिया वो इसका दिया है, इसमें 15 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 30। ठीक, 30 का मान हमको दे रखा है 240 के बराबर, हमसे क्या कह रहा है, पुस्तक का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा, 13 गुणे 11 हो जाएगा। 13 गुणे 11 का मान बताना है, और जबकि हमको किसका मान दे रखा है, 30 का मान, किसके बराबर है, 240, किसका गुणा हो रहा है, 8 का गुणा हो रहा है, तो यहां पे भी क्या कर दो, 8 का गुणा कर दो। अब 13 अट्ठे कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा, और 104 में 11 का गुणा करना बहुत आसान है, 11 चौक 44, 4 11 1 11, 1144 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। डिजिट सम वगैरह भी लगा सकते थे, लेकिन आसान कैलकुलेशन है, जल्दी से आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को, आगे बढ़ा जाए। चलो भाई अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है एक नियमित षटभुज एक सर्कल के अंदर अंकित है, सर्कल का मतलब वृत्त। कह रहा वृत्त के क्षेत्रफल और षटभुज द्वारा न ढके गए भाग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। भाई वृत्त के अंदर षटभुज कैसे बनता है, देखो वृत्त के अंदर षटभुज ऐसे बनेगा, ये हमारा क्या हो गया, वृत्त हो गया। और इस वृत्त के अंदर अगर आपको षटभुज बनाना है तो सबसे पहले तो अगर ज्यादा बढ़िया बनाना है तो ध्यान से देखो, हमको क्या कह रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल और जो षटभुज से नहीं ढका है, षटभुज से कौन सा नहीं ढका है, देखो मैं आपको बता दे रहा हूं, बड़े आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। जो मैं कलर करने जा रहा हूं, भरने जा रहा हूं, ये षटभुज से नहीं ढका है, 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 ये वाला पार्ट और वृत्त का पार्ट, इनका आपको क्या करना है, रेशियो निकालना है। मैं आपको बता दूं, ये जो हमारा वृत्त होता है, अगर ये हमारा केंद्र है, अगर आप देखो मैं क्या करूं कि अगर मैं इन सभी को मिला दूं, इसको इससे मिला दूं और इसको इससे मिला दूं, तो ये जो हमारा है वृत्त या ये जो हमारा षटभुज है, षटभुज हमारा कितने भाग में टूट जाएगा, 6 भाग में, 1 2 3 4 5 6, और ये 6 के 6 जो भाग होते हैं ना, ये हमारे समबाहु त्रिभुज होते हैं। अगर मान लो इस वृत्त का रेडियस r है तो ये r हो जाएगा, ये भी 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 r हो जाएगा। तो अगर आपको पिंक भाग का एरिया निकालना है, कैसे निकलेगा, पहले तो कह रहा है वृत्त का एरिया, वृत्त के क्षेत्रफल और षटभुज, वृत्त का क्षेत्रफल आपका क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर हो जाएगा। जो पिंक वाला भाग है उसका एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना, वृत्त के एरिया में से अगर आप षटभुज का एरिया घटा दो, देखो पूरा वृत्त है, पूरे वृत्त में से सफेद वाला हटा दो तो पिंक पिंक वाला बच जाएगा। पूरे वृत्त का एरिया कितना हो जाएगा, पाई r स्क्वायर, और षटभुज का एरिया होता है 6 गुणे 6 समबाहु त्रिभुज है, 1 2 3 4 5 6, 6 समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज का एरिया कितना होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर। इस केस में जो भुजा हो जाएगी वो किसके बराबर आ जाएगी, रेडियस के बराबर आ जाएगी, मतलब r स्क्वायर। आप देखोगे आर स्क्वायर सभी जगह है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, 2 से भाग दोगे 3 बार जाएगा, 2 से भाग दोगे 2 बार जाएगा। अगर आप देखोगे तो जो कैलकुलेशन आ जाएगा वो बड़ा आसान आ जाएगा, पाई अपॉन पाई माइनस का 3√3/2। अब देखो एक काम करो ना,
दो एलसीएम ले लो, यहां चला जाएगा और यही दो कहां चला जाएगा ऊपर, या दो का गुणा कर दो ऊपर नीचे, तो हमारा 2 पाई माइनस में सॉरी बटे में 2 पाई माइनस का 3√3, यही हमारे सवाल का क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। कैलकुलेशन ज्यादा नहीं है, मतलब अगर आप देखोगे तो कैलकुलेशन में कुछ है नहीं, बहुत आसानी से आप आंसर निकाल सकते। क्लियर है, आगे बढ़ा जाए, चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 3 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे जब 5 में जोड़ा जाता है तो वह 12, 14 और 18 से पूर्णतः विभाजित होता है। कह रहा है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बतानी है, जब उसमें 5 जोड़ दें तो 12, 14, 18 से भाग जाना चाहिए। कहने का मतलब जो भी नंबर है उसमें 5 जोड़ने के बाद इनसे भाग जाएगा, तो इनसे भाग जाने वाला जो नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, 12, 14 और 18 का क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। कहने का मतलब अगर हमको नंबर निकालना है तो इनके एलसीएम में से क्या करना पड़ेगा, 5 घटाना पड़ेगा, तभी हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये तो तरीका हो गया बेसिक, लेकिन मैंने आपको पीछे कई सारे सवाल इस तरीके के कराए हैं जहां पे मैंने आपको बताया कि जब भी इस तरीके का सवाल आए कि 3 अंकों की छोटी संख्या, 3 अंकों की बड़ी संख्या, 5 अंकों की छोटी संख्या, 5 अंकों की बड़ी संख्या, भाग चला जाए, भाग देने से ये शेषफल बच जाए, इसमें जोड़ दिया जाए तो भाग बन चला जाए, हमेशा डिविजिबिलिटी लगाओ, सवाल ज्यादा आसानी से हो जाएगा। देखो कैसे डिविजिबिलिटी से लगाएंगे, कह रहा है जो भी सबसे छोटी संख्या है इसमें 5 जोड़ दें, इसमें 5 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा, 245, इससे भाग जाएगा तीनों से, नहीं बात खत्म भाई, 18 से भाग नहीं जाएगा, ये तो तीनों सम संख्या है, ये विषम संख्या, विषम संख्या में सम संख्या से भाग जाएगा, नहीं ये खत्म हो गया। 225 में अगर 5 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 230, 230 में से 12 से भी भाग जाना चाहिए, 14 से भी भाग जाना चाहिए, 18 से भी भाग जाना चाहिए, इसमें 7 से भाग नहीं जाएगा। या इवन दो 18 से भाग जाने का मतलब क्या है, 2 और 9 से भाग जाना, 18 मिल जाए तो सबसे पहले तो 9 की डिविजिबिलिटी चेक करो, 9 से भाग जाएगा, नहीं भाग जाएगा, 3 2 5 डिजिट सम 5 बनना, 9 से भाग नहीं जाएगा। अगला 45 में 5 जोड़ देंगे 250 हो जाएगा, 9 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा। 247 में 5 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 252, 9 से भी भाग चला जाएगा, 18 से भी भाग चला जाएगा, 7 से भी भाग चला जाएगा, सबसे भाग चला जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। और वैसे भी 3 आंसर नहीं तो चौथा ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे चेक करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, एलसीएम निकालोगे थोड़ा ज्यादा ही समय लग जाएगा, हालांकि बहुत कठिन सवाल नहीं है, बड़ी आसानी से आ जाएगा। ठीक है, चलो, एक सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा 25 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों की ओर खींची जाती है, दोनों वृत्तों के केंद्र एक दूसरे से 35 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, तो स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करो। देखो मैं आपको बता रहा हूं, कई बार मतलब ये सवाल बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर हमारे दो वृत्त हैं, ये एक दूसरे को काट भी सकते हैं, काट नहीं भी सकते हैं, और चाहे काटे चाहे नहीं काटे, अगर इनका अगर इनको केंद्रों को मिलाएंगे तो ये हमारा किसके बराबर आता है, इनके केंद्रों के बीच की दूरी। इसको जनरली हम लोग क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो जो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होती है ये वाली, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट या अनुस्पर्श स्पर्श रेखा, अनुस्पर्श स्पर्श रेखा, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट या अनुस्पर्श स्पर्श रेखा, इसको सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा भी बोलते हैं। और अगर हम लोग इसके लंबाई की बात करें, अगर ये केंद्र है इसको मिलाओगे तो ये हमारा R1 हो गया, और इसको मिलाओगे तो ये हमारा क्या हो गया, R2 हो गया। अगर हमको ये वाली लंबाई निकालनी है, ये हमारी टेंजेंट की लंबाई है, ये हमारा क्या है, टेंजेंट है, इस टेंजेंट की लंबाई को अगर मैं T मान लू तो जो टेंजेंट की लंबाई हो जाती है √D² माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। अच्छा कई बार ये कह देता है कि ये दोनों एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, जब स्पर्श करते हैं तो जो D का मान होता है ना वो हमारा R1 प्लस R2 के बराबर हो जाता है। आप चाहो तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख सकते हो और चाहो तो ऐसे निकाल भी सकते हो। अब ये वाले में बस आपको वैल्यू रखनी है, D दे रखा है 35, 35 का स्क्वायर हो जाएगा, और R1 और R2 का अंतर कितना हो जाएगा, 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो 5 यहां पे भी है, 5 यहां पे भी, ये 7 गुणे 5 है, 5 का स्क्वायर कॉमन ले लो, बाहर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ पे 5 बाहर आ गया, क्या बचा, 7 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचा, 1 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49 में से 1 गया 48, 48 में 16 3 है, 16 बाहर आ जाएगा 4, अंदर क्या बचेगा 3, 5 चौक 20 √3, ये हमारे सवाल का क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप बच्चे इस सवाल को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अच्छा यहाँ पे एक अनुस्पर्श के साथ साथ अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा भी होती है जो ऐसे जाती है,
इस अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा की जो लंबाई होती है ना, इसकी लंबाई होती है डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। कभी कभी आपसे ये वाली टेंजेंट रेखा की लंबाई पूछता है और कभी कभी आपसे ये वाली टेंजेंट रेखा की लंबाई पूछता है। इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा की लंबाई। ठीक है, इसको भी याद रख लोगे। कह रहा है 52 कार्डों के डेक से एक काला कार्ड या 6 संख्या चुने जाने की संभावना क्या होगी। देखो, अब कार्ड के सवालों में आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए कि कार्ड्स कितने होते हैं। टोटल हमारे पास में 52 कार्ड्स होते हैं और इन 52 कार्ड्स में 26 हमारे काले होते हैं और 26 हमारे लाल होते हैं। पहली बात टोटल। और अगर हम लोग 6 संख्या की बात करें, ये जो 6 संख्या के कार्ड होते हैं इसमें भी 2 हमारे काले होते हैं और 2 हमारे क्या होते हैं, लाल होते हैं। ये टोटल 52 कार्ड है, उसमें संख्या 6, ये 6 कार्ड नहीं है, संख्या 6। संख्या 6 हो, संख्या 3 हो, संख्या 4 हो, संख्या 5 हो। कह रहा है अगर हम कार्ड निकालें तो या तो हमको काला कार्ड मिल जाए या तो 6 संख्या मिल जाए। तो हमको ये देखना होता है कि जो भी प्रायिकता होती है हमारे पक्ष में कितने कार्ड हैं और कुल कितने कार्ड हैं। अगर एक कार्ड चुनना है तो पक्ष में टोटल कार्ड बटे में कुल कार्ड, या आप ऐसे कह सकते हो पक्ष में जितने कार्ड होंगे उतने C1, n कार्ड है तो NC1 और टोटल 52 C1। एक कार्ड चुनना है तो, और NC1 का मान n होता है, इसलिए जितने कार्ड है बस उतने कार्ड आप देख लो। अच्छा, मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना, 52 कार्ड में 6 नंबर रहेगा? हाँ सर रहेगा। जब हमने ये 26 काले की बात की तो क्या ये जो 2 काला है वो इसके अंदर है? हाँ सर ऑलरेडी है। पूरे हमारे पास में 52 कार्ड हैं, उसमें जो 26 कार्ड हैं वो सारे के सारे काले हैं। मतलब ये जो 2 काले कार्ड हैं वो ऑलरेडी इस 26 के अंदर आ गए। हमको ये 26 काले कार्ड चाहिए? हाँ सर चाहिए। और कोई कार्ड चाहिए? हाँ सर। हमको कह रहा है संख्या 6 चाहिए, तो ये 2 लाल और बचे हुए हैं संख्या 6 वाले, ये भी हमारे पक्ष में ही है। भाई 6 आ जाए तो भी चलेगा, 6 में काला आ जाए तो भी चलेगा, 6 में लाल आ जाए तो भी चलेगा। मतलब अब 6 के लाल भी चाहिए। 26 काले कार्ड हो गए और 2 हमारे कौन से कार्ड हो गए? 6 हो गए, जो कैसे हैं? रेड है, लाल है, ये भी हमारे पक्ष में। तो टोटल कितने कार्ड हो गए? 26 और 2 28 कार्ड हमारे पक्ष में हो गए। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? 28 बटे में 52। 4 से कट जाएगा 7 बार, 4 से कट जाएगा 13 बार। अच्छा, अगर यहीं पर पूछता है इसके ना आने की संभावना, तो आप 1 से इसको घटा दो। वैसे आंसर हमारा क्या आ गया? 7 बटे 13। 1 से घटा दोगे तो 6 बटे 13 आ जाएगा। दोनों सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो अगला सवाल। कह रहे एक कंटेनर में तरल 11.28 मीटर स्क्वायर के क्षेत्र को पेंट करने के लिए पर्याप्त है। जैसे कोई एक पेंट है, कह रहा है अगर उस पेंट का इस्तेमाल करेंगे तो इतना वर्ग मीटर का जो एरिया है, क्षेत्रफल है, उसको हम लोग पेंट कर सकते हैं। कह रहा आयाम 30 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर के कितने बक्से इस कंटेनर में तरल के साथ चित्रित किए जा सकते हैं? चित्रित का मतलब पेंट किए जा सकते हैं। कह रहा है हमारे पास में छोटे छोटे बक्से हैं, पेंट हमारे पास में ज्यादा है, बक्सा हमारा छोटा छोटा है। तो कह रहा है ऐसे कितने बक्से हम लोग पेंट कर लेंगे? तो बहुत आसान सी बात है भाई, टोटल कितना एरिया पेंट हो सकता है वो, और बटे में एक बक्से का कितना एरिया है वो। क्या करोगे? टोटल एरिया में से एक बक्से का एरिया भाग कर दोगे। अब दूसरा प्रॉब्लम यह है, ये मीटर स्क्वायर है और ये सेंटीमीटर में है, तो या तो आप इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में बदल लो या तो आप इसको मीटर में बदल लो। इसको मीटर में बदलेंगे तो दशमलव बढ़ेगा, इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में बदल लेते हैं। अरे आपको एक बात तो मालूम है कि 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। फिर से मैंने लिखा 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। अच्छा, अगर मैं दोनों का गुणा कर दूंगा तो 1 मीटर गुणे 1 मीटर 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और 100 सेंटीमीटर गुणे 100 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? इतने सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर किसी को नहीं याद रहता तो ये तरीका बहुत अच्छा है, मतलब किसी भी यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, कहने का मतलब 1 मीटर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 10,000। 4 जीरो से हमको क्या करना है? गुणा करना है। तो टोटल हमारा एरिया कितना आ जाएगा? 11.28 है, और 4 जीरो से गुणा करोगे मतलब 10,000 से गुणा कर दिए। अब देखो ये 2 अंक पे दशमलव है, ये हमारे 2 जीरो से निपट जाएगा। अब जो टोटल वैल्यू आ जाएगी 11, 28 और 2 जीरो आ जाएगा। इतना हमारे पास में टोटल पेंट अवेलेबल है इतने एरिया को पेंट करने के लिए। एक बक्से का एरिया कितना आ जाएगा? टोटल एरिया होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई लंबाई गुणे चौड़ाई, 25 या 75, 750 आ जाएगा। चौड़ाई गुणे ऊंचाई 25 गुणे 12 करोगे 300 आ जाएगा। 25 गुना 50, 25 सेकंड 25 और 5 30, 300 और प्लस 12 3 36, 360 आ जाएगा। बस
इसको हल करना है। आप देखो 1 0 1 0 1 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 2 से काट दोगे 5 बार, 2 से काट दोगे 6 बार, 4 बार 0 बार, नीचे क्या आ जाएगा, ये हमारा आ गया 6 5 11, 6 और 7 13 और 1 14, 141 आ गया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 14 चौको 56 पूरा का पूरा एग्जैक्टली दिख रहा है, 4 बार जाएगा, 40 बार चला जाएगा, मतलब 4 बार यहाँ 1 0 और है। तो टोटल कितने ऐसे बक्से पेंट किए जा सकते हैं, 40 ऐसे बक्से पेंट किए जा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि यह सवाल भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगले सवाल की तरफ चला जाए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है 7786 को ए बी और सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए की राशि का बी की राशि के साथ अनुपात 3:4 है, बी की राशि का सी की राशि के साथ अनुपात 12:13 है। तो कह रहा है बी द्वारा प्राप्त धनराशि बताओ। देखो एकदम प्रॉपर रेशियो का सवाल है, एकदम बेसिक रेशियो, बराबर करने बैलेंस करने वाला सवाल है। ए बी सी कह रहा है ए और बी का रेशियो हमारा कितना है, 3 और 4 है। अगर ए के पास में 3 है तो बी के पास में कितना है, 4। दूसरे रेशियो के हिसाब से कह रहा है बी और सी का राशि का अनुपात क्या है, बी के पास अगर 12 है तो सी के पास कितना है, 13 है। अब देखो दो रेशियो से ये आपस में कनेक्टेड है और ये आपस में कनेक्टेड है, लेकिन ये दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं है भाई। एक तरफ से ये 4 आ रहा है और एक तरफ से 12 आ रहा है। इसको बराबर करने के लिए क्या करो, इस 4 को भी 12 बना लो। कैसे, इसमें 3 का गुणा करो। अब इसमें 3 का गुणा हुआ है तो इसमें भी क्या होगा, 3 का गुणा हो जाएगा। ये हमारा कितना हो गया 9, ये हमारा कितना हो गया 12, ये हमारा कितना हो गया 13 हो गया। ए को अगर 9 यूनिट मिलेगा तो बी को 12 यूनिट मिलेगा और सी को 13 यूनिट मिलेगा। टोटल कितना पैसा है, इतना। किसका पैसा निकालना है, बी का पैसा निकालना है। अच्छा देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये और ये आंसर मैंने हटा दिए। क्यों ये दो आंसर हटा दिए भाई, टोटल है 9 12 13 25 और 9 34 है, और हमको कितना निकालना है, टोटल मान दे रखा है और हमको किसका मान निकालना है, 12 का मान निकालना है। तो ये जो 12 है ये 34 का क्या है, आधे से भी कम है। 34 का आधा हो जाएगा 17, 17 से भी कम है। तो जो भी हमारा आंसर होगा वो इसके आधे से भी कम होगा, मतलब 4000 से कम होगा। 4000 से कम होगा तो ये दो आंसर हो सकते नहीं। अप्रोक्सीमेशन से कई बार क्या होता है, आंसर जल्दी से हट जाते हैं। अगर एक और हट गया होता तो और मजा आ जाता है। लेकिन हाँ, अब जो आंसर बचे हैं इनको हम बड़े आसानी से यूनिट डिजिट से भी हटा सकते हैं। देखो दोनों का यूनिट डिजिट क्या है, अलग अलग है। 12/34 और इसका मान हमारा किसके बराबर दे रखा है, 7086 के बराबर दे रखा है। साफ साफ समझ में आ रहा है। 17 है, 2 से भाग जाएगा और 17 से यहाँ पे 17 55 85 4 बार जाएगा। 17 चौको 68, 9 बच गया। 17 पचे 85, 13 बच गया। 17 अट्ठे 136, 488 हो गया। 2 से काट दो 6 बार जाएगा और 6 अट्ठे 48। आंसर आपका क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन। गुणा कर लो, वैसे भी अब कोई बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। 6 का गुणा करना कौन बहुत तीरंदाजी का काम है। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ा जाए, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 4 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बीच का अंतर क्या होगा। ये जो अर्धगोला होता है ना, अगर मैं अर्धगोले की बात करूं, मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना। अर्धगोला कैसे बनता है, अर्धगोला आपका बनता है कुछ इस तरीके से। आज हाथ से ही बना देते हैं, जल्दी हो जाए। ये आपका ऐसे, अगर हमने किसी गोले को ऐसे काट दे तो ये हमारा अर्धगोला बन जाता है। मैं आपको बता दूं, जैसे ये जो हमारी होती है ना, ये फ्लैट सरफेस होती है, और ये जो हमारी सरफेस होती है कैसी होती है, कर्व्ड सरफेस होती है। तो टोटल सरफेस एरिया में ये वाला सरफेस एरिया भी जुड़ता है, ये वाला सरफेस एरिया भी जुड़ता है, और टोटल सरफेस एरिया मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा होता है 3πr²। और जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है उसको हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं, और इसके लिए कितना हो जाता है 2πr²। 2πr² में ये बेस एरिया πr² जोड़ते हैं तभी 3πr² आता है। तो हमको क्या करना है, इनका अंतर निकालना है। इनका अंतर निकालोगे कितना आ जाएगा, πr² आ जाएगा। बस r का मान रखना है। ये हमारा सवाल में क्या है, क्या है, व्यास है। इसको आधा कर दो कितना आ जाएगा, r का मान 2, 2 दूना 4π, 4π हमारा क्या आ जाएगा आंसर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, बहुत ही इजी, आसानी तरीके से आप निकाल सकते थे। अगला सवाल कह रहा है एक बोतल तरल से भरी हुई है जिसमें 4 भाग पानी है और 5 भाग फलों का अर्क है, मतलब फल का रस है 5 भाग, और 4 भाग हमारा क्या है, पानी है। कह रहा है मिश्रण की कितनी मात्रा निकाली जानी चाहिए और पानी से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए ताकि मिश्रण में आधा पानी और आधा फल का अर्क रह जाए। मैं आपको बता दूं, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। रिप्लेसमेंट में इस तरीके के बहुत सारे सवाल आते हैं, कितना भाग निकाला जाए और उतने भाग से पानी से प्रतिस्थापित किया जाए। भाग का मतलब यह है कि जैसे मान लो स्टार्ट में कोई क्वांटिटी कितनी थी Q, और इसमें से हमने क्या किया है, X मिश्रण निकाला है,
और x पानी डाला है, तो हमको जो आंसर निकालना है कितना निकाला है, x कितने में, q में, तो x बटे q हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पहली बात तो ये आपको समझना है कि आपको निकालना क्या है, कितना पानी निकाला है, या सॉरी कितना मिश्रण निकाला है, टोटल कितना मिश्रण था, इस तरीके से। अब सवाल अगला स्टेप यह है कि आपको एक बात पहले भी मैं बता चुका हूं इस तरीके से कि जैसे अगर हमारे पास में कोई मिश्रण है, जैसे शरबत है, शरबत एक बाल्टी में रखा है, उसमें से एक गिलास निकाल लिया, और गिलास में जो शरबत है और जो बाल्टी में बचा हुआ शरबत है या जो पहले शरबत था, हर केस में जो शरबत की मिठास है वो समान रहेगी। शरबत की मिठास डिपेंड करती है शक्कर की प्रतिशत मात्रा पे। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी मिश्रण से आप कुछ भाग निकालो तो जो मिश्रण है उसमें रेशियो जो भी है शक्कर का पानी के साथ में, जो गिलास में निकाला उसमें शक्कर और पानी का रेशियो सेम रहेगा, बदलता नहीं है। भाई मिश्रण के आप 100 टुकड़े कर दो, हर मिश्रण में जितने भी आप टुकड़े करोगे, हर टुकड़े का जो टुकड़े में शक्कर और पानी का रेशियो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो भाई जैसे यहां पर हमारे पास में कोई एक मिश्रण था Q, अगर मान लो हमारे पास में Q मिश्रण है और इसमें से हमने क्या कर दिया, X निकाल दिया, तो हमारे पास में कितना बचा, Q माइनस एक्स। अगर मैं बोलूं कि यहां पे पानी और फल के अर्क का रेशियो कितना है, 4 और 5, तो यहां पे भी पानी और अर्क का रेशियो कितना रहेगा, 4 और 5, और ये जो निकाला है इसमें भी रेशियो कितना रहेगा, 4 और 5 का रेशियो रहेगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसको मैं कैसे लिख रहा हूं, भाई हमारे पास में एक क्वांटिटी थी 4 और 5 के रेशियो में। अब ध्यान से समझना, ये हमारा पानी है और ये हमारा अर्क है, ये हमारा वाटर है, ये हमारा फ्रूट है, और इसकी टोटल क्वांटिटी हमारी कितनी है, Q है। अब मैंने क्या किया, इसमें से कुछ x क्वांटिटी निकाल ली, मुझे x के बारे में अभी नहीं मालूम है। अब हमारा कितना बचा, Q माइनस एक्स बचा, लेकिन अभी भी रेशियो हमारा यही है, रेशियो हमारा बदलेगा नहीं। अब क्या करेंगे, अब अगला स्टेप यह है कि हम पानी यहां पे नहीं मिला रहे, पानी कहां पर मिला रहे, यहां पर, लेकिन कितना पानी मिला रहे, जितना हमने मिश्रण निकाला है इतना ही पानी मिलाएंगे, मतलब x क्वांटिटी ही हम लोग क्या करेंगे, पानी का मिलाएंगे। अब देखो यहां से क्या निकलेगा, x क्वांटिटी हम क्या करेंगे, मिलाएंगे। अब लेकिन सवाल में जो सवाल है उसको देखना पड़ेगा, सवाल में क्या कह रहा है, अब जब मिश्रण में पानी डाला है तो अब रेशियो हमारा बराबर हो गया। अब भाई हम कुछ दूसरा मिला रहे, मिलाएंगे तो हमारा अनुपात बदलेगा, अभी हम मिला नहीं रहे थे, अभी हम भाग कर रहे थे, टुकड़े कर रहे थे, टुकड़े करने में अनुपात नहीं बदला। लेकिन हाँ, अब भाई हमारा शरबत है एक गिलास में, उसमें और पानी डाल दो तो मिठास क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो वही कह रहा है और पानी डाल दिया। ये हमारा पानी है, ये हमारा फल है, पानी मिला रहे, पानी मिलाएंगे तो फ्रूट की मात्रा पे कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। कह रहा है जितना फ्रूट हो उतना ही हमारा क्या होना चाहिए, पानी होना चाहिए। तो भाई जितना हमारा फ्रूट था उतना फ्रूट तो रहेगा ही, लेकिन कह रहा है अब इतना ही पानी हो जाए, मतलब कितना हो जाएगा, इतना। अच्छा अगर मैं यहां पर बोलूं Q माइनस एक्स था, x मिला देंगे तो फिर से टोटल कितना हो जाएगा, Q के बराबर हो जाएगा, वापिस उसी क्वांटिटी पे आ जाएगा। तो हमने कितना मिलाया है, जितना निकाला था उतना ही मिला रहे हैं। अगर आप रेशियो में देखोगे तो कितना मिला रहे हैं, 1 मिला रहे हैं, तो निकाला भी कितना रहा होगा, 1 रहा होगा। टोटल क्वांटिटी हमारी वापस कितनी हो गई, 10 हो गई, तो पहले भी कितनी क्वांटिटी रही होगी, 10 रही होगी। तो हम कितना निकालना है, 1 कितने में, 10 में, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 1/10 आ जाएगा। आप इसको यहां से भी याद रख सकते हो कि ये हमारा टोटल रहेगा और ये हमारा जो निकला हुआ है वो रहेगा। तो ये बटे टोटल, यहां पे जो नंबर आएगा ये, और अंतिम में जो नंबर आएगा इनका टोटल, यही हमेशा आपको क्या देगा, आंसर दे देगा। उम्मीद करते हैं कि बात आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसको एलिगेशन से भी कर सकते हैं, एलिगेशन से तब करते हैं जब परसेंटेज दिया हो, रेशियो से तब करते हैं जब अनुपात दिया। ठीक है, 3 की पावर 8 को 7 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा। रिमाइंडर थ्योरम का बहुत बेसिक सा सवाल है, देखो क्या कह रहा है, जब 3 की घात 8 को अगर हम 7 से भाग देंगे तो हमारा शेषफल क्या आएगा। अब देखो इसको हल करने के लिए क्या करो, इसको आप लिख लो इस तरीके से, 3 का वर्ग और इसकी पावर 4, और क्या करो, 7 से भाग करो। 3 की पावर वर्ग को क्या लिख सकते हो, 9 लिख सकते हो, 9 को क्या करो, 4 से भाग करो, सॉरी 9 की पावर 4 को क्या करो, 7 से भाग करो। मैं आपको बता दे रहा हूं, अगर 9 में 7 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या आ जाएगा, 2। जो नंबर के साथ में होता है वही शेषफल के साथ में होता है। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 और बटे में क्या हो जाएगा, 7। और 2 की पावर 4 इतना कैलकुलेटिव नहीं है, 2 की पावर 4 होता है 16, 16 में अगर हम 7 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर आपको स्टेप्स मालूम है तो बड़ी आसानी से आप सवाल को हल कर सकते हो। अब सवाल इतना आसान था इसलिए आसानी से इस तरीके से कर लिया, मन में भी सवाल को हल कर सकते थे। अगर कठिन सवाल होता तो तरीका देखते कि और कोई तरीका लगाना है अपने को। ठीक है, चलो। यदि एक निश्चित दूरी तय करने के लिए 3 कारों द्वारा लिए गए समय का अनुपात 2:3:5 है, तो इन कारों की गति का अनुपात क्या हो जाएगा। देखो
अगर जब भी डिस्टेंस आपका सेम है, समान दूरी तय कर रहे हैं, जो समय का अनुपात दिया है उसका व्युत्क्रम ले लो तो वो गति का अनुपात हो जाएगा, या जो गति का अनुपात है उसका व्युत्क्रम ले लो, क्या हो जाएगा, समय का अनुपात। स्पीड का निकालना, मान लो सभी केस में कितना डिस्टेंस चल रहा है, डी डिस्टेंस चल रहा है, तो स्पीड हमारा कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो, डी बाई टू। भाई इतनी दूरी इतने समय में, तो ये गति आ गई ना, दूरी बटे समय। इसी तरीके से क्या आ जाएगा, डी बाई थ्री। इसी तरीके से क्या आ जाएगा, डी बाई फाइव। अब देखो डी सभी में है, डी अपने आप क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब इनके एलसीएम 5 या 15 गुना 30 से गुणा कर दो, तो स्पीड का रेशियो कितना आ जाएगा, 30 से गुणा करोगे यहाँ पे 15, 30 से गुणा करोगे यहाँ पे 10, 30 से गुणा करोगे यहाँ पे 6, 15 10 6, यही हमारे सवाल का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर यहीं पर गति का समय दिया होता, मतलब गति का अनुपात दिया होता, समय का अनुपात निकालते, तो भी सेम प्रोसेस, जो भी नंबर है उसका व्युत्क्रम कर दो, बस उसका रेशियो निकाल लो, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे कॉस थीटा बटे में सेक थीटा -1 प्लस कॉस थीटा बटे में सेक थीटा +1 किसके बराबर है। देखो ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, आजकल लेटेस्ट पैटर्न में थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर रहे हैं, लेकिन कठिन नहीं कर रहे हैं, आसानी है, बहुत आसान सा सवाल है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो कॉस थीटा हमारा क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, ये सेक थीटा +1 हो जाएगा, इधर आ जाएगा, ये सेक थीटा -1 हो जाएगा, इधर आ जाएगा, और नीचे अगर आप देखोगे तो a प्लस बी ए माइनस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारा आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। ये जो सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है ना, आपको मालूम होना चाहिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, या अगर हम इस 1 को इधर लेकर जाएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा किसके बराबर आ जाएगा, tan स्क्वायर थीटा के बराबर। ये +1 ये -1 कट गया, ये हमारा क्या आ गया, 2 सेक थीटा, 2 सेक थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा कितना होता है, 1 होता है, कट गया, 1 आ गया, और नीचे हमारा क्या आ गया, tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो 2 cot स्क्वायर थीटा। हालांकि ये सवाल ऐसा था कि आप इसको जबानी भी हल कर सकते थे, बहुत कठिन सवाल नहीं था। ठीक है, चलो कह रहे P और Q एक साथ एक काम को 30 दिनों में कर सकते हैं, Q और R मिलकर उसी काम को 24 दिनों में कर सकते हैं, R और P मिलकर 20 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, मतलब तीनों ने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन Q और R ने 10 दिनों के बाद काम छोड़ दिया। शेष कार्य को पूरा करने में P को कितने दिन लगेंगे। अब देखो यहां पे आपको P की अलग से क्षमता निकालनी होगी और P Q R तीनों की क्षमता निकालनी होगी। कैसे निकलेगा, बड़ी आसानी से, P Q एक साथ काम कर रहे हैं, Q R एक साथ काम कर रहे हैं, R और P एक साथ काम कर रहे हैं। ये 30 दिन में काम कर रहे हैं, ये 24 दिन में काम कर रहे हैं, और ये 20 दिन में काम कर रहे हैं। साफ साफ समझ में आ रहा है, तीनों का एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 120। 120 में तीनों से भाग चला जाएगा, इसकी क्षमता 4, इसकी क्षमता 5 और इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी, 6। हमको तीनों की क्षमता निकालनी है, P प्लस Q प्लस R। आपको मालूम है क्या करना होगा, तीनों को जोड़ के आधा कर दो। भाई इनको जोड़ते हैं तो 2 टाइम्स P Q R आ जाता है, तो यहाँ पे क्या है, इनको जोड़ोगे तो 15, 15 का आधा करोगे तो कितना आ जाएगा, 7.5 आ जाएगा। अब हमको एक और क्षमता निकालनी है, P की क्षमता निकालनी है। अब P की क्षमता निकालने के लिए Q प्लस R की क्षमता, Q प्लस R की क्षमता कितनी है, 5 है। अगर Q प्लस R की क्षमता 5 है तो P की क्षमता कितनी हो जाएगी, 2.5 हो जाएगी। हमको P प्लस Q प्लस R की भी क्षमता मिल गई, P की भी क्षमता मिल गई। कह रहा है कि तीनों मिलकर काम करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन 10 दिन बाद Q और R छोड़ता, मतलब 10 दिन तक P Q R तीनों ने काम किया होगा। अगर 7.5 की क्षमता से 10 दिन काम करेंगे तो कितना काम हो गया, 75 काम हो गया। टोटल कितना काम करना था, 120, कितना हो गया 75, तो कितना बचा हुआ है भाई, 100 तक जाने के लिए 25 और 20 उधर, कितना काम बचा हुआ, 45 बचा हुआ है। इस 45 काम को कौन करेगा, P की क्षमता कितनी है, 2.5। इस क्षमता से करेगा तो कितना समय लगेगा भाई, ये दशमलव हटाओगे 0 आ जाएगा, और 25 से भाग दोगे 1 बढ़ जाएगा, 20 25 8 200, 18 दिन और लग जाएगा। ये हमारे सवाल का क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का मान दे रखा है 2/√3, तो कह रहा है tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा का मान बताओ। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री में वो बच्चे जिन्होंने कभी भी tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा नहीं पढ़ा है, तो वो इस सवाल को पकड़ने में बहुत समय लगाएंगे और हो सकता है कि इस सवाल को छोड़ भी दें। लेकिन जिन्होंने कभी एक बार भी ऐसा है कि tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा को सरल किया है और साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का मान दिया हुआ है और साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा निकाल रखा है, कुछ इस तरीके का कैलकुलेशन कर रखा है,
तुरंत पकड़ में आ जाएगा, उनको एक बात समझ में आ जाएगी। क्लास में हूं, अभी फोन करता हूं। इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर मिलेगा 4 बटे, सॉरी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा बराबर 4/3। इसको भी साथ के साथ सरल करो, ये हमारा आ जाएगा साइन बटे कॉस और ये आ जाएगा कॉस बटे साइन, इधर जाएगा ये हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बटे में क्या आ जाएगा, साइन इंटू कॉस। आपको मालूम होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता, तो ये आ जाएगा 1/साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। हमको 1/साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा का मान निकालना है। अब देखो यहां से साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा का मान कितना आ जाएगा, 1। 4/3 में से अगर 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बराबर आ जाएगा 1/3। ये 2 इधर चला जाएगा तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा का मान कितना आ जाएगा, 1/6। और यहां पे रख देंगे तो 1/1/6 करेंगे, 6 ऊपर चला जाएगा, आंसर हमको कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। कठिन नहीं है, ये भी आपने कई बार सवालों में किया होगा, ये भी आपने कई बार सवालों में किया होगा। जिसके दिमाग में स्ट्राइक कर गया कि इससे भी साइन अल्फा कॉस अल्फा बनेगा और इससे भी साइन अल्फा कॉस अल्फा बनेगा, वो बड़े आसानी से कर लेगा। ठीक है, चलो ये देखो बहुत पुराने पैटर्न का सवाल है, कभी कभी एक आध बार एग्जाम में आ जाता है, इसको भी याद रखा करो, पता चले कि ना पढ़ो और एग्जाम में आ जाए तो खलेगा। बहुत बेसिक सवाल है। अगर जैसे मान लो आपका यह है कि रूट ए इस तरीके से कितनी बार दिया हुआ है, n बार दिया हुआ है, तो आपका जो आंसर होगा हमेशा याद रखना, a इसके में 2 पावर आएगी, एक तो आ जाएगी 2 की पावर n, a की पावर 2 की पावर n, और यहां पे क्या आ जाएगा 2 की पावर n-1, एक इससे जस्ट कम कर दो। देखने में बड़ा भड़कीला सा लगता है लेकिन बड़ा आसानी से आप इसको याद रख सकते हो। ये हमारा n बार है तो इसी n से कनेक्टेड है, 2 की पावर n आ जाएगा, और ऊपर एक क्या करो, कम कर दो, तो यहां पे क्या है, a की जगह पे 7 है तो 7 कितनी बार लिखा हुआ है, 4 बार लिखा हुआ है, तो यहां पे पावर 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 का मतलब कितना हो गया, 16 हो गया, और 16 से एक कम कर दो कितना हो गया, 15 हो गया, बस आंसर आ गया। जितनी बार है 2 की पावर उतना लिखो, और ये जो नंबर है उसको यहां पे लिख दो। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आंसर तो टिक कर दो। 15/16, 7 की पावर 15/16। कह रहा है खरीदते समय वह 19% अधिक लेता है जबकि उसे बेचते समय 15% कम देता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। कोई एक आदमी है, बेईमान आदमी है, खरीदते समय और बेचते समय दोनों समय बेईमानी कर रहा है। खरीदते समय 19% ज्यादा लेता है और बेचते समय 15% कम देता है। अब देखो बेईमान दुकानदार में बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, खाली सिर्फ इनको पकड़ो, 19% अधिक, 19% अधिक, भाई एक जगह 19%, 19% को फ्रैक्शन में बदल सकते हो, नहीं, बेस क्या ले लो, 100 ले लो। मान लो कि चीज कितने की है, 100, तो कितना ले लेगा, 119 अधिक कितना ले लेगा, 119 ले लेगा। हमेशा आपको 2 नंबर पकड़ने हैं। अब हम 19% अधिक का मतलब यही हो गया ना कि 100 लेना था, कितना ले लिया, 119 ले लिया। जब भी बेईमान दुकानदार का है तो अगर ज्यादा सामान ले रहा है, खरीदते समय बेईमानी कर रहा है, तो उसको क्या होगा, फायदा होगा। और जब बेचेगा तो फायदा कैसे होगा, एक कम नंबर है और एक ज्यादा नंबर है, कम नंबर हमेशा उसका लागत हो जाएगा और ज्यादा नंबर हमेशा उसका क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। और अगर एक प्रोसेस है तो एक प्रोसेस में, 2 प्रोसेस है तो दोनों प्रोसेस का क्या हो जाएगा, सक्सेसिव चेंज हो जाएगा, सक्सेसिव वाला तरीका लगा देंगे। उसके बाद में कह रहा है 15% कम, 15% कम का मतलब इसको भी आप भिन्न में मत बदलो, ऐसे लिख दो। मान लो बेस कितना है, 100 देना चाहिए तो क्या करेगा, कम तोलेगा, कितना तोलेगा, 85 तोलेगा। आपको दोनों केस में यहां पे भी 2 नंबर पकड़ने थे, तो जो छोटा नंबर है ये हमारा क्या है, छोटा, और ये हमारा क्या है, बड़ा। यहां पे ये हमारा क्या है, छोटा, और ये हमारा क्या है, बड़ा नंबर है। बस आपको बेईमान दुकानदार के केस में एक ही बात याद रखनी है कि जो छोटा नंबर है वो आपका लागत है और जो बड़ा नंबर है वो आपका विक्रय मूल्य है। रेशियो बस मत चेंज कर देना। सबसे पहले तो आपको यही लिखना है, कोई भी परसेंटेज है उसको फ्रैक्शन में बदलोगे तो मतलब क्या बनना है,
100 बेस लेके चलोगे तो मतलब क्या बनना है कि भाई कितने का सामान कितने में है, 2 नंबर पकड़ना है आपको, जो छोटा नंबर वो लागत, जो बड़ा नंबर वो विक्रय मूल्य। अब दूसरे के केस में क्या हो जाएगा, छोटा नंबर लागत और बड़ा नंबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब सक्सेसिव लगा देंगे, 17 से कट जाएगा 5 बार, 17 से कट जाएगा 7 बार। अगर आप टोटल देखोगे तो क्या हो जाएगा, 5 के सामान को क्या कर रहा है, 7 में बेच रहा है। अगर 5 के सामान को 7 में बेचेगा तो 2 का फायदा होगा कितने पे, 5 पे। 2/5 हमारा किसके बराबर होता है, 40% के बराबर होता है। 2/5 गुणे 100, 40% हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि बात को आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक क्रिकेटर के पास उसके द्वारा खेले गए रनों की औसत 64 पारियां थी। अपनी 65वीं पारी में वह 0 के स्कोर पर आउट हो गया, इससे उसका औसत रन संख्या 2 रन कम हो गया। यहां पे औसत दिया नहीं है, औसत 64 नहीं है, ये पारियां 64 है। औसत हमको नहीं मालूम है। मान लो यहां पे कोई औसत है x, कह रहा है औसत हमारा 2 संख्या कम हो गया, 2 रन कम हो गया, तो अब हमारा जो औसत हो गया कितना हो गया, x-2 हो गया, नया औसत। नया औसत निकालना है, इसको x मान लो, क्या ही फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी इस तरीके का सवाल है, एलिगेशन लगा दो, बड़ी आसानी से आ जाएगा। पहले कितनी पारी खेली है, 64 पारी खेली है, बाद में कितनी पारी खेली है, 1 पारी खेली है, तो पारियों का जो रेशियो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 64 और 1। यहां पे हमारा औसत कितना है, अभी हमने लिखा x, ये पारी में कितने रन बनाए, 0, तो औसत हमारा क्या हो जाएगा, 0 रन प्रति मैच या प्रति इनिंग। यहां पे x रन प्रति इनिंग, तो ये हमारा इनिंग का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर जितना यहां पे था, अब क्या हो जाएगा, टोटल मिलाओगे तो 2 रन हमारा क्या हो जाएगा, औसत कम हो जाएगा। अब आपको मालूम है इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, 2। 1 का मान किसके बराबर है, 2 के बराबर है, तो 64 का मान किसके बराबर आ जाएगा, 128 के बराबर। हमेशा याद रखा करो, ये नंबर इन दोनों के बीच में होता है तो बीच में है। अब ये हमारा घट रहा है तो ये भी हमारा क्या होगा, घटेगा। कितना घटेगा, इतना घटेगा। x-2 - 128 बराबर क्या आ जाएगा, 0। अब सवाल में कह रहा है नया औसत, मतलब हमको x-2 का मान निकालना है, तो 128 इधर चला जाएगा, x-2 ही निकालना है, कितना आ जाएगा, 128। अगर हमको x निकालना होता, पुराना औसत निकालना होता, कितना हो जाता है, 130 हो जाता है। ये नया है, ये पुराना है। सवाल में पूछा है नया, नया हमारा कितना आ जाएगा, 128। चाहे रन वाले सवाल हो तो भी एलिगेशन से आ जाता है, विकेट वाले सवाल होते हैं तो भी एलिगेशन से ही आता है आसानी से। एक निश्चित राशि पर तीसरे और चौथे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 2880 रुपए और 3456 रुपए। 8 वर्षों के लिए समान दर पर समान राशि पर साधारण ब्याज ज्ञात करो। मैं आपको बता दूं, सवाल कुछ ज्यादा ही बेहतरीन हो गया है। इस सवाल को हल करने के लिए 2 स्टेप में हल होगा। सबसे पहले तो आपका रेट निकलेगा। रेट आप सभी को निकालना आता है, जब 2 स्टेप का सवाल हो जाता है तो कठिन हो जाता है। सबसे पहले क्या निकलेगा, रेट परसेंट, बड़ी आसानी से निकाल लोगे। देखो, तीसरे और चौथे साल के लिए आपको चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है। आपको मालूम होना चाहिए जो तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज है और ये जो चौथे साल का चक्रवृद्धि ब्याज है, ये एक तरीके से मूलधन हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, मिश्रधन। गैप कितना है, तीसरा साल और चौथा साल 1 साल का। तो बड़े आसानी से आप निकाल लोगे कि भाई 3000 में 120 इधर और 456 इधर, 120 और 456 को जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 6, 5 2 7, 576। 576 रुपए का ब्याज मिलेगा कितने साल में, 1 साल में, और कितने पर, 2880 पर। और परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करोगे, गुणे में 100 करोगे। अरे अरे, तो आसान हो गया। कितनी बार जाएगा, 2 बार चला जाएगा। और कितना परसेंट हो गया, 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। सबसे पहले तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लिया बड़ी आसानी से, कितना आ गया, 20%। कह रहा है 8 वर्षों के लिए समान राशि पर साधारण ब्याज। अच्छा, अगर ब्याज दर हमको मालूम हो गई कि कितनी है, 20% है, तो 8 साल में 20% की दर से साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 8 गुणे 20 कितना आ जाएगा, 160%। इसका मान हमको क्या करना है, निकालना है। अब ये तो सर समझ में आ गया, 160% का मान निकालना है, लेकिन दिया क्या है। अरे अब वापस सवाल में ये पकड़ो ना, तीसरे साल का ब्याज दे रखा है 2880, किस दर से, 20% की दर से। अगर रेट आपका 20% है तो आपको अगर याद है कि पहले साल का ब्याज तो हमारा 20% होता है, 2 साल का ब्याज हमारा कितना होता है, 44% होता है, 3 साल का ब्याज कितना होता है, 72.8% होता है। अगर ये देखोगे तो ये हमारा 1 साल का है, ये हमारा 2 साल का है, ये हमारा 3 साल का है। याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इसको याद कर लो, एग्जाम में कई बार यूज होता है।
इसी तरीके से अगर हम पहले साल की बात करेंगे तो यही हमारा 20% पहले साल का आ जाएगा। दूसरे साल की बात करेंगे तो 44 में से 20 घटा दोगे 24% आ जाएगा। यह आपको मालूम है कि ब्याज किस रेट से बढ़ेगा, चक्रवृद्धि ब्याज 20% की दर से बढ़ेगा, तो इसको 20% की दर से बढ़ाओगे तो कितना बढ़ जाएगा 4%। अब फिर से 20% की दर से बढ़ेगा, मतलब 1.2 का गुणा करो, 12 चौक 48, 12 दूना 24 और 4 28, 28.8%। ये हमारा क्या आ जाएगा, तीसरे साल का ब्याज आ जाएगा। यार इसमें से इसको घटा के भी निकाल सकते थे, जैसे इसमें से इसको घटाया तो ये आया, इसमें से इसको घटाओगे तो भी आ जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि जो तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज है उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 28.8% होनी चाहिए। मतलब हमको इसका मान दे रखा है, किसके बराबर है, इसके बराबर है। 28.8% का मान किसके बराबर है, 2880 के बराबर है। तो हमसे कह रहा है 160% का मान किसके बराबर हो जाएगा। बड़ी आसानी से मालूम चल गया भाई, डिजिट हमारा चेंज कर ही नहीं रहा, बस जीरो लगाते चले जाओ, 16,000 के बराबर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। ये निकालना सभी को आता है, ये निकालना सभी को आता है। इससे आपको ये देखना था कि ये जो हमारा 28.8% है ये कैसे निकालते हो। आप इसमें से इसको घटा के निकाल लेते हो तो भी चलेगा, या आप इसको चक्रवृद्धि ब्याज से बढ़ाते जाते हो तो भी चलेगा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा। आज के सेशन के सारे सवाल खत्म हो गए। कल से वापस हमारी जो क्लासें होंगी वो रेगुलर लाइव होंगी रात के 9:30 बजे। तो वीडियो को एंड करने से पहले सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टाइम अपना डेली फिर से वही रहेगा, रात के 9:30 बजे। ये वीडियो भी आज रात के 9:30 बजे ही चल रहा है, और नेक्स्ट क्लास भी रेगुलर लाइव रहेगी रात के 9:30 बजे से। ठीक है, चल जो भी बच्चे नए हैं मैं बता दूं, अपनी जो क्लास होती है इसकी क्लास की क्वेश्चन पीडीएफ और सॉल्यूशन पीडीएफ इस टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या आप इसको इस नाम को सर्च करके भी टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इस क्लास को आज यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।